The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री में सबसे पहले आप लोगों ने फिलोसफी ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा को पढ़ा और ऑपरेटर अलजेब्रा के अंदर आप लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस किया कम्यूटेटर के ऊपर और हर्मिटिसिटी के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने आइगन वैल्यू को पढ़ा, आइगन फंक्शन को पढ़ा, आइगन वैल्यू इक्वेशन को पढ़ा और उसके बाद आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट को भी अच्छे से देखा। उसके बाद आप लोगों ने एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर उसको देखा और सारा बेसिक्स को कवर करने के बाद आप लोगों ने पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को समझा। अभी तक हम लोग 5 पोस्टुलेट क्वांटम केमिस्ट्री के समझ चुके हैं। पोस्टुलेट को समझने के बाद आप लोगों ने एक चार्ट को याद किया जिसकी ज़रूरत आपको पूरी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाली है। उस चार्ट के अंदर आपके पास जितने भी मॉडल्स हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, चाहे वो आपका पार्टिकल 1D बॉक्स हो, चाहे वो आपका रिजिड रोटर हो, चाहे वो आपका SHO हो या फिर आपका हाइड्रोजन एटम हो, इन सभी मॉडल से कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने एक एक वेव फंक्शन को याद किया। उस वेव फंक्शन के अंदर जितने भी आपके पास वेरिएबल्स थे उन वेरिएबल्स की लिमिट्स को आपने याद किया और आपने हर एक मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग उसका वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है यानी कि डी टाउ क्या होता है, आपने उसकी वैल्यू को याद किया और साथ ही साथ आप लोगों ने हर एक मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन को भी आपने वहाँ पर याद किया। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन एटम को स्टार्ट कर रहे थे और हाइड्रोजन एटम को स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ मैथमेटिक्स पढ़ी जिसकी ज़रूरत हम लोगों को हाइड्रोजन एटम के अंदर पढ़ने लगी। उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम को पढ़ा और हाइड्रोजन एटम की कोरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने कुछ एवरेज वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। हम लोग अभी तक एवरेज वैल्यू ऑफ आर निकाल चुके, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर निकाल चुके, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर निकाल चुके, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर निकाल चुके और साइडवेज हम लोगों ने पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए भी कुछ एवरेज वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। हम लोगों ने पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स को देख लिया, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को देख लिया, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स को देख लिया और एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर को भी देख लिया। आज की क्लास के हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग हाइड्रोजन एटम के लिए टोटल एनर्जी को निकालते हो, काइनेटिक एनर्जी को निकालते हो, पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हो और इन एनर्जी से कोरस्पॉन्डिंग हम लोग एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी होती है वीरियल थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो क्वांटम केमिस्ट्री की लास्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे थे हाइड्रोजन एटम की कोरस्पॉन्डिंग और हम लोगों ने वहां पर एवरेज वैल्यू ऑफ आर को निकाला था, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर को निकाला था, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर को निकाला था और एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर को निकाला था। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग इसमें वैल्यूज को निकाल रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि एक मिथ है लोगों के बीच में कि क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को चीज़ों को रटना पड़ता है, आप लोगों को चीज़ों को क्रैम करना पड़ता है। बट आई होप आप लोगों को लग रहा होगा अभी तक कि क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कुछ भी क्रैम नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज़ों को अच्छे से समझ के कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को क्वांटम केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, जाकर सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए और साथ ही साथ कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा, क्योंकि हमारे पास आप लोगों के कमेंट्स ही हैं, आप लोगों के लाइक्स ही हैं, इनके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बॉक्स के कोरस्पॉन्डिंग और हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग कुछ एवरेज वैल्यूज को याद किया था। एवरेज वैल्यू ऑफ आर देखा था, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर देखा था, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर देखा था, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर देखा था। इन सभी की वैल्यूज आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख लो, इन सभी वैल्यूज को आपको याद करना है। अभी तक की क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपको कुछ भी भूल गए हो हाइड्रोजन एटम को पढ़ते हुए, आप लोगों को पता नहीं कैसे आप लोगों ने इन वैल्यूज को निकाला था, उन सब पीओ से फर्क नहीं पड़ता। वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर चीज़ों को अप्लाई करते करते ही वैल्यूज तक पहुंचे हैं, कुछ भी क्रैम हमने नहीं किया। आप लोगों को डेरिवेशन याद हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो एवरेज वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपको ये एवरेज वैल्यू एज इट इज़ याद होनी चाहिए। बट अगर आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से वैल्यूज़ को निकाल
सकते हो, क्योंकि गेट के अंदर वो आपसे कोई भी फंक्शन दे देता है, लेकिन नेट के अंदर तो आपके पास स्टैंडर्ड वेव फंक्शन ही आएंगे। अगर हाइड्रोजन एटम आया तो psi1s ही आएगा, अगर पार्टिकल वनडी बॉक्स आया तो ये आपके पास psi आएगा। तो स्टैंडर्ड फंक्शन ही आपके पास आते हैं। जब मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास स्टैंडर्ड वेव फंक्शन है वहीं से क्वेश्चन पूछता है नेट के अंदर, लेकिन गेट के अंदर वो अपनी तरफ से कोई भी फंक्शन को दे दे। अगर आपको कोई भी फंक्शन दे देता है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपको ये एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट करनी आती है, आपको एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला पता है, ऑपरेटर अलजेब्रा का कंसेप्ट पता है, वेव फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं आपको वो भी पता है, तो आप लोग सारी चीज़ों को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम लोगों ने देखा था इस फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास लिमिट थी 0 से L लेंथ का जो आपका बॉक्स था, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ x क्या थी, एवरेज वैल्यू ऑफ x स्क्वायर क्या थी, एवरेज वैल्यू ऑफ px क्या थी और एवरेज वैल्यू ऑफ px स्क्वायर क्या थी। साथ ही साथ हम लोग लास्ट क्लास के अंदर कुछ मैथमेटिक्स भी देखी थी जो आप लोगों को क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ते वक्त हाइड्रोजन एटम की कोरस्पॉन्डिंग आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी जो आपके पास 5-6 फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हुए इंटीग्रेशन के, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ये सारे आप लोग यूज़ कर रहे थे जब आप हाइड्रोजन एटम को पढ़ रहे थे, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग आपके पास कुछ मैथमेटिक्स थी और साथ ही साथ कुछ एवरेज वैल्यूज थी जिनको आपको याद करना है। डेरिवेशन अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो डेरिवेशन को आप लोग छोड़ सकते हो। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटी सी बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर निकाल रहे थे, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर निकाल रहे थे। तो आखिर हम लोग इसे क्यों निकाल रहे हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? चलो एक बार के लिए तो हमें चाहिए कि किस डिस्टेंस के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक बार के लिए हम लोग आर को निकाल लेते हैं, लेकिन आर स्क्वायर को हम लोग क्यों निकाले, उसकी हमारे पास क्या उसकी सिग्निफिकेंस है? तो इनकी हेल्प से हम लोग प्रूव करते हैं आपके हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, जो आप लोग क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हो। आप लोग वहां से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए क्या, एच कट बाय 2 के बराबर। ये आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, या फिर आप लोग वहां पढ़ सकते हो एच अपॉन में 4 पाई के बराबर, क्योंकि आपका जो एच कट होता है वो क्या होता है, एच अपॉन में 2 पाई ही होता है। तो इस चीज़ को आप लोग क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसको हम लोग सबसे पहले प्रूव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारी जो एवरेज वैल्यूज हम लोगों ने निकाली थी हाइड्रोजन एटम में कोरस्पॉन्डिंग, या फिर आपके वेव फंक्शन जो आपका 1D बॉक्स के लिए था उसके कोरस्पॉन्डिंग। तो देखिए हाइसेनबर्ग आपके पास 3 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। आप लोगों ने अभी तक तो क्या क्या पढ़ा होगा, आपने डेल्टा एक्स इंटू पी एक्स पढ़ा होगा, लेकिन साथ साथ वो ये आपका है पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी और ये क्या है मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी। लेकिन ये आपके पास एनर्जी और टाइम के कोरस्पॉन्डिंग भी होता है, ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम और एंगल के कोरस्पॉन्डिंग भी आपके पास हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन अभी क्लास में हम लोग प्रूव करते हैं डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी एक्स, जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अगर मैं बात करूं बॉक्स के लिए तो आप लोग लिखते हो डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी एक्स। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन एटम के लिए तो आप क्या लिखोगे वहां पर, डेल्टा आर इंटू में डेल्टा पी आर, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो उसके आप रिप्रेजेंट करते हो आर के साथ। तो ये हो गया आपके पास 1D बॉक्स के लिए, ये आपके पास हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अगर आप लोग इसको प्रूव करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग कैसे डेल्टा एक्स को कैलकुलेट करते हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। तो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर डेल्टा एक्स को कैलकुलेट करने के लिए फिर मैं बात करूं डेल्टा एम, जहां पर एम आपका कोई भी ऑब्जर्वेबल हो सकता है, वो पोजीशन हो सकता है, वो आपका एनर्जी हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग जो आपका फॉर्मूला है अनसर्टेनिटी को निकालने की कोरस्पॉन्डिंग, मान लीजिए आपका कोई भी ऑब्जर्वेबल एन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आपको डेल्टा एम को निकालना है, यानी कि आपको इसके अंदर अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो उसका आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है एवरेज वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर और एवरेज वैल्यू ऑफ एम के स्क्वायर को माइनस करना है और रूट करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये दो चीज़ लिखी हुई है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। ये एवरेज वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर है, अगर मेरा ऑब्जर्वेबल आर है तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ क्या है, आर स्क्वायर है, और ये क्या है माइनस का एवरेज वैल्यू ऑफ आर, और जो आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ आर है आपको उसके बाद इसको स्क्वायर करना है। ये एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर है, ये एवरेज वैल्यू ऑफ आर का स्क्वायर है, दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग है। तो अगर आप लोगों को किसी भी ऑब्जर्वेबल एम के कोरस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी निकालनी होती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने रहा, डेल्टा एम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एम का एम स्क्वायर माइनस का एवरेज वैल्यू ऑफ एम का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस तरीके से आप लोग डेल्टा एम को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिए डेल्टा एक्स के लिए और डेल्टा पी एक्स के लिए। तो डेल्टा एक्स के लिए क्या करोगे आप लोग, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। डेल्टा पी एक्स के लिए क्या करोगे, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स का स्क्वायर माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स के स्क्वायर। तो बेसिकली आपको यहां पर जरूरत पड़ने लगी एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर की, और इसीलिए आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट कर रहे हो, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट कर रहे हो, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर को कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों को हाइसेनबर्ग को भी प्रूव करना था। क्योंकि हाइसेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो माइक्रोस्कोपिक मैटर के लिए है। जब आपका मोशन के अंदर तो वो आपसे कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम को आप एक साथ साइमल्टेनियसली
ईजिली नहीं कैलकुलेट कर सकते। और आपका जो डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी एक्स होता है, डेल्टा एक्स इंटू में पी एक्स होता है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच अपॉन में 2 पाई। तो एच कट अपॉन में 2 पाई आपको इसको प्रूव करना है यहाँ पर। तो चलिए प्रूव कर लेते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, डेल्टा एक्स को निकालते हैं। आपको एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी पता है, आपको एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स भी पता है, इसका आपको स्क्वायर करना है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास क्या थी, एल स्क्वायर का क्यूब, एल स्क्वायर बाय डिवाइड बाय 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन में 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस आपको करना है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स जो कि आपकी थी l बाय 2 का स्क्वायर। यानी जी आपका जो बॉक्स है वो कैसा है, 0 से x से l लेंथ का है। 0 से l लेंथ का आपका बॉक्स है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका x स्क्वायर है वो आपका ये रहा l स्क्वायर बाय 3 माइनस l स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। और जो आपका एवरेज वैल्यू ऑफ x है ये l बाय 2 है, तो आपको इसका भी स्क्वायर करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे, हल्का सा आप इसे सोल्व कर लीजिए, आप लोग यहाँ तक पहुँच जाओगे। आपका सोल्व करने के बाद आंसर निकल कर आएगा l इंटू में अंडर रूट 1/12 माइनस का 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये आपके पास निकल के आ गया डेल्टा एक्स। सेम इसी तरीके से आप लोग क्या निकालोगे, डेल्टा पी एक्स को निकालोगे। डेल्टा पी एक्स आपका हो गया अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस पी एक्स की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर। ये आप लोगों ने यूज़ किया फॉर्मूला और आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू को पुट किया। जो आपका पी एक्स स्क्वायर था ये आपका था एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और जो आपका मोमेंटम था पी एक्स वो आपका 0 होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए पी आर 0 होता है। तो ये तो आपको बहुत अच्छी सी बात होगी कि आपका 0 हो गया। यहाँ पर सब कुछ स्क्वायर है तो अंडर रूट लगा लो, सारे स्क्वायर आपके पास हट जाएंगे, एन एच कट स्क्वायर पाई बाय एल आ जाएगा। आपको निकालना है डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू तो भाई ये रही, डेल्टा पी एक्स की वैल्यू तो ये रही, दोनों को पुट कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैल्यूज को पुट करोगे तो l से l आपका कट जाएगा। यहाँ पर आप n की वैल्यू को पुट कीजिए, मैंने यहाँ पर n को 1 पुट कर दिया क्योंकि हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल कर देख लेते हैं। आप यहाँ पर n की वैल्यू को यहाँ पर n की वैल्यू को 1 पुट कीजिए, पाई की वैल्यू की आप लोग 3.14 पुट करोगे। जब इनकी वैल्यूज को आप लोग सोल्व करोगे तो आपका निकल कर आएगा 0.57 एच कट। अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, लेकिन ये वैल्यू आपकी एच कट बाय 2 से बड़ी है, एच कट बाय 2 से बड़ी है। और यही आप लोग प्रूव करने वाले थे कि जो आपका अनसर्टेनिटी होता है डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी एक्स, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एच कट बाय 2 के बड़ा, ये आपका होना चाहिए। अगर ये हो गया तो आपका हाइसिन्बर्ग अनसर्टेनिटी आपने प्रूव कर दिया। तो बॉक्स के लिए तो आपने इस चीज़ को अच्छे से प्रूव कर लिया। अब प्रूव कर लेते हैं हम लोग किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए कोरस्पोंडिंग जो आपका डिस्टेंस है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो आर के साथ, जो आपका मोमेंटम होता है उसको रिप्रेजेंट करते हो पी आर के साथ। तो आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा आर इंटू में डेल्टा पी आर कैलकुलेट करना है। डेल्टा आर को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए आर स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस आर की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर इंटू में रूट। डेल्टा पी आर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए अंडर रूट ऑफ क्या, पी आर की स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस पी आर की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर। ये आपको वैल्यूज को पुट की, जैसे हम लोगों ने बॉक्स के लिए किया सेम उसी तरीके से आप लोग हाइड्रोजन एटम के लिए वैल्यूज को पुट कीजिए। और इसको जब आप निकालोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 0.86 इंटू में एच कट, और ये बड़ी है आपकी 0.5 एच कट से, यानी कि एच कट बाय 2 से आपकी यहाँ पर भी वैल्यू बड़ी निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर भी आपका हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका प्रूफ हो गया। तो इसलिए हम लोग निकालते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि यार एवरेज वैल्यू ऑफ आर तो ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर भी ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर को क्यों निकाला, एवरेज वैल्यू ऑफ आर क्यूब को क्यों नहीं निकाला, एवरेज वैल्यू ऑफ आर की पावर 4 को क्यों नहीं निकाला। पहली बात तो आर क्यूब आर 4 के लिए आपकी जो एक मैथमेटिक्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, साइड वाइज आपको उसकी कहीं भी ज़रूरत नहीं है। हाइसेनबर्ग को प्रूव करते हुए आपको प्रूव करना है अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी के फॉर्मूले के अंदर एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर आ रहा था, इसलिए आप लोग उसको कैलकुलेट कर रहे थे। तो आपने हाइसेनबर्ग को भी प्रूव कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी को निकालते हैं। और एनर्जी का एक्सप्रेशन तो आप लोगों ने वैसे भी याद किया था, चार्ट के अंदर साफ साफ था 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो क्लास 12th के अंदर जो आपके पास चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर आपके पास ये फॉर्मूला आपको वहीं पर ही याद करा दिया जाता है। तो क्लास 12th के अंदर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी जो पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है, वो सब हम लोग प्रूव करने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। कैसे आपके फॉर्मूले निकल कर आते हैं, क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग प्रूव करने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। क्यों आप लोगों का n=1 के ऊपर आपका l=1 पॉसिबल नहीं है, इसको भी प्रूव करेंगे। जो आप लोग वहाँ पर कहते हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपका l होता है वो हमेशा n
से छोटा होना चाहिए। जो जो चीज़ें आप लोग बोलते थे वहाँ पर उस चैप्टर के अंदर, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे। याद आपको सब कुछ पहले से ही है, हम सिर्फ उसे अब यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। एग्जाम के अंदर आपको राइट वैल्यूज याद होनी चाहिए, डेरिवेशन आपको याद होना, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्वांटम केमिस्ट्री एक ईजी चैप्टर हो सकता है क्योंकि आपको सारी चीज़ें पहले से ही याद है, हम यहाँ पर बस उसे प्रूव कर रहे हैं। तो आपको मैं क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और साथ साथ आपने उसने आपको क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया 1s ऑर्बिटल के लिए। अगर ना भी थे तब भी आपको फंक्शन याद होना चाहिए। क्या होता है, 1/√π a0/3/2 इंटू में e⁻r/a0। ये फंक्शन आपको याद होना चाहिए। हर एक मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग आपको एटलीस्ट एक वेव फंक्शन याद होना चाहिए। उस वेव फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की लिमिट्स क्या है वो आपको याद होना चाहिए, वॉल्यूम एलिमेंट आपको याद होना चाहिए, और एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं हर एक मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग, तो आपको पूरी क्वांटम केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैथमेटिक्स साथ साथ देख रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी साथ साथ देख रहे हैं। लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और नेट के एग्जाम के अंदर अगर 30 मार्क्स की क्वांटम केमिस्ट्री आती है तो आपके 28 मार्क्स भी नहीं आएंगे, पूरे के पूरे 30 मार्क्स ही आएंगे। आप एग्जाम के अंदर देख लेना। तो आप लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हो, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो काइनेटिक एनर्जी को, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो पोटेंशियल एनर्जी को। तो कैसे आप लोग निकालते हो, आपको पता है कि जो आपका एवरेज एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग ऑपरेटर के कॉन्जुगेट और ऑपरेटर के बीच में सैंडविच बनाकर डालते हो ऑपरेटर को, और उसको इंटीग्रेट कर देते हो वॉल्यूम एलिमेंट के साथ, और आपकी एवरेज वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। ये एक बेसिक तरीका होता है, इस तरीके से आप लोग करते हो। फिर आपने कहा था कि हाइड्रोजन एटम के अंदर आप लोगों के पास पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, तो जो आपने ऑपरेटर सबसे स्टार्टिंग के अंदर पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के, उनको आप यूज नहीं कर सकते। और हमने हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग नए ऑपरेटर्स को भी देख लिया था कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है। तो हमने वहां पर देखा था कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर होता है, ये रहा वो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर जो मैंने यहां पर लिख दिया। तो आप कैसे निकालोगे एवरेज वैल्यू को, आप निकालोगे, आप पहले क्या करोगे, फंक्शन के कॉन्जुगेट को लिखोगे। ये क्या है, साई स्टार है। ध्यान दीजिए फंक्शन के अंदर कहीं भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो साई स्टार आपका बराबर होगा साई के। तो ये आपके पास साई स्टार है, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है, और ये मल्टीप्लाई के अंदर ही आएगा, लेकिन आगे जगह खत्म हो गई थी क्योंकि ऑपरेटर बहुत बड़ा है, तो मैंने उसको नीचे लिख दिया। और ये आपके पास क्या है, साई है। तो साई स्टार और साई के बीच में आपने काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को पुट किया, और आप लोग यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू को निकाल सकते हो। 3 टाइप के आपके पास वेरिएबल्स है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन भी आपने कर दिया, तीनों की कोरस्पॉन्डिंग आपने लिमिट्स को भी लगा दिया। आर की लिमिट्स क्या होती है, आर की होती है 0 से इन्फिनाइट। मैंने आपको बताया भी था कि 0 से इन्फिनाइट क्यों होती है। थीटा की क्या होती है, 0 से पाई होती है। थीटा की आपकी होती है 0 से पाई होती है। जो आपकी फाई होता है उसका क्या होता है, 0 से आपका 2 पाई की आपकी फाई की लिमिट होती है। तो इन लिए लिमिट्स कैसे निकली थी उसका भी मैंने आपको जिक्र किया था जब हम लोगों ने चार्ट पढ़ा था हाइड्रोजन एटम का। तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्यों हम लोग किस चीज़ को कैसे लिख रहे हैं, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो आप लोग इस तरीके से एवरेज वैल्यू को निकालोगे काइनेटिक एनर्जी के। तो ये तो बहुत बड़ी इक्वेशन आ गई, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन आ गया। अगर बायो के बच्चे हो गए तो आप लोग तो इसको करोगे ही नहीं, आप लोग इसको पढ़ोगे नहीं। बट टेंशन की बात नहीं है, हम लोग इसको इस तरीके से सोल्व कर भी नहीं लाए। हम लोग किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे, उसकी हेल्प हम लोग लेंगे वेरियल थ्योरम से। वेरियल थ्योरम बहुत अच्छी थ्योरम है, उसकी हेल्प से आप लोग हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हो। सिर्फ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो आपने पढ़ रखा है -13.6 Z²/n² की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग काइनेटिक एनर्जी को भी निकाल सकते हो और पोटेंशियल एनर्जी को भी निकाल सकते हो। एवरेज वैल्यू ऑफ आर आपने याद कर लिया, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर याद कर लिया, डिस्टेंस आपने देख लिया, मोमेंटम आपने देख लिया, एनर्जी आपको याद है। उस एनर्जी की हेल्प से आप लोग काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हो। तो बेसिकली आपकी सारी की सारी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई हाइड्रोजन एटम के लिए। ज़्यादा कुछ आपने याद किया भी नहीं, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स याद की और आपने एक वेव फंक्शन को याद किया और आपने देखा कि कैसे आप लोग उन चीज़ों को अप्लाई करते हो। तो पढ़ेंगे हम लोग वेरियल थ्योरम, किस तरीके से वेरियल थ्योरम लोग निकाल सकते हो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को निकालने का तो आपके पास एक तरीका और है। क्या तरीका है वो? आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है ½ mv²। इसको m से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड करो। m से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, m² v², नीचे क्या आ गया, डिवाइड बाय m आ गया। अब आपको पता है कि जो आपका मोमेंटम होता है वो क्या होता है, mv होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ p²/2m। इसको मैंने क्या लिख दिया, p²/2m। तो अगर आपको एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो आपको क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। और मोमेंटम की
एवरेज वैल्यू, पी आर की एवरेज वैल्यू आप लोगों ने निकाल कर देख ली थी। ये क्या है, पी स्क्वायर है, यानी कि पी आर का क्या है, स्क्वायर है, और पी आर का स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आप लोगों ने चेक कर ली थी। मोमेंटम का स्क्वायर नहीं है, ये पी आर का स्क्वायर है। आप लोगों को इसकी वैल्यू पता है, तो उस तरीके से भी आप लोग इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है मोमेंटम क्या है काइनेटिक एनर्जी के लिए, उस तरीके से भी आप लोग काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हो। लेकिन उससे भी अच्छी आपके पास हेल्प करने वाली है वीरियम थ्योरम। तो चलिए वीरियम थ्योरम को पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो आप लोग एक बार ऐसे निकाल भी लोगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालोगे, तो उसके लिए सबसे बढ़िया आपके पास जो चीज़ है वो क्या है, आपकी वीरियम थ्योरम है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले मान लीजिए आप लोग इस तरीके से निकाल रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, पी आर का स्क्वायर की एवरेज वैल्यू बाय 2m। पी आर की एवरेज वैल्यू क्या थी, एच कट स्क्वायर अपॉन में ए नोट का स्क्वायर। ए नोट क्या है, बोर रेडियस है, उसके बाद आप पुट कीजिए, तो यहाँ से आपकी पोटेंशियल, यहाँ से आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल कर आराम से आ गई। क्या निकल कर आ गई, एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m ए नोट स्क्वायर निकल कर आ गई। बेसिकली बहुत सिंपल फॉर्मूले को आपने यूज़ किया और आप लोगों को इस इंटीग्रेशन को करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी और आपकी काइनेटिक एनर्जी इजीली निकल कर आ गई बिना इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किए। अब ये बात हो गई काइनेटिक एनर्जी के लिए। इसके लिए जो इंटीग्रेशन था वो बहुत बड़ा आपके पास निकल कर आ रहा था, लेकिन देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको क्या निकल कर आएगा, क्या आप उसको ईजिली कर पाओगे। अगर उसको ईजिली कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना वीरियम थ्योरम तो आपके पास है ही। तो पोटेंशियल जो कैलकुलेट करते हैं वही आपने फॉर्मूला यूज़ किया। एवरेज वैल्यूज का क्या कंसेप्ट था, वेव फंक्शन के कॉन्जुगेट और वेव फंक्शन के बीच में ऑपरेटर को सैंडविच बनाकर डाल दो, डी टाउ के साथ उसको इंटीग्रेट कर दो, आपकी एवरेज वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और ध्यान रहिए जो आपका वेव फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो जो आपका वेव फंक्शन गिवन है वो पहले से ही नॉर्मलाइज है, तो उसकी कोई टेंशन है नहीं। वे वैल्यूज को पुट कीजिए। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है साई स्टार। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर क्या था, माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आप लोग कैसे निकालते हो, कूलम्स इंटरेक्शन की हेल्प से आप लोग इस वेव फंक्शन को निकालते हो पोटेंशियल एनर्जी के। इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के कोरस्पोंडिंग। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास साई है, और ये आपके पास पूरा क्या है, ये आपके पास है डी टाउ। साई सिर्फ इतना है, साई सिर्फ इतना है। ये जो बाद का पार्ट है ये क्या है आपके पास, डी टाउ है हाइड्रोजन एटम के लिए, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये आपके पास आर है। अब आप लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हो, तीन आपके पास यहाँ पर वेरिएबल है, आपके पास आर है, आपके पास थीटा है, आपके पास फाई है। तो तीन अगर आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स हैं तो आपके पास ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। आर की कोरस्पोंडिंग लिमिट 0 से 2 पाई, थीटा कोरस्पोंडिंग 0 से पाई, फाई कोरस्पोंडिंग 0 से इन्फिनाइट। सबसे पहले आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन के अंदर जितने भी आपके पास कांस्टेंट है उन कांस्टेंट को आपके बाहर निकालने की कोशिश करते हो। तो ये आपके पास पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ए नोट क्या होता है, बोर रेडियस, वो एक कांस्टेंट रेडियस है, 0.529 एम्पेयर उसकी वैल्यू होती है। तो ये आपके पास क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग, सॉरी एम्पेयर नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। सेम उस तरीके से ये भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। सेम उसी तरीके से ई नोट स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट भी आपके पास क्या है, स्क्वायर है। तो ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है। तो क्या कर सकते हो आप, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो इसको बाहर निकाल लिया, इसको बाहर निकाल लिया और इसको भी यहाँ से बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, ई रेज टू दी पावर माइनस आर अपॉन ए नोट बच गया, ई रेज टू दी पावर माइनस आर अपॉन ए नोट बच गया। बीच में यहाँ से क्या बच गया, 1 अपॉन आर बच गया, 1 अपॉन आर बच गया। आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई आपका पहले से ही है, क्योंकि ये तो आपका क्या है, डी टाउ है। तो इस तरीके से आपने लिख दिया। कांस्टेंट को बाहर मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट पाई इंटू रूट पाई क्या हो गया, पाई। ए नोट का 3/2 इंटू ए नोट का 3/2 क्या हो गया, ए नोट का क्यूब। यहाँ पर इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, या आपने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया। लिमिट्स को आपने क्या किया, अलग अलग कर लो। ट्रिपल इंटीग्रेशन था, तीनों को अलग अलग कर लो। आर वाला पार्ट एक साथ, थीटा वाला पार्ट एक साथ, फाई वाला पार्ट एक साथ। तो जनरली आप लोग हाइड्रोजन एटम के अंदर कर रहे थे, आपने इसको अलग किया सॉरी। तो ये आपने इसको अलग कर लिया। ये वाला पार्ट आपका आर का था, ये वाला पार्ट आपका थीटा का था, ये वाला पार्ट किसका था, आपका फाई का था। इनको अलग अलग करके देख लिया। फिर आर से आपने क्या किया, इस आर स्क्वायर को काट दिया, बच क्या आपके पास, यहाँ पर आपके पास बच गया 3, आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन निकल कर आ गए 1 2 3। अगर आप लोग इनको ध्यान से देखोगे तो तीनों ही इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होते हैं ये आपको पता है। अगर ये आपको पता है तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है। आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है हाइड्रोजन एटम की मैथमेटिक्स के अंदर। क्या था इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ आर रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर माइनस एल्फा आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एल्फा रेज टू द पावर एन प्लस 1। n क्या है, r की जो भी पावर है वो आपका n होता है। e रेज टू दी पावर माइनस ई रेज टू की पावर के ऊपर माइनस r को छोड़ के जो भी बचा हुआ है वो आपका क्या होता है, अल्फा होता है। तो n आपका देखिए इस केस के अंदर क्या है, r के ऊपर वैल्यू क्या है 1 है, तो n आपका क्या हो गया 1। ई रेज टू दी पावर माइनस r को छोड़ने के बाद जो कुछ भी है वो आपका क्या होने वाला है, वो आपका होने वाला है अल्फा। तो अल्फा क्या हो गया आपका 2/a0 आपका क्या हो जाएगा, 2/a0 हो जाएगा अल्फा।
तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, n की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू 2/a0 है, इसको पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल यानी कि क्या 1 का फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा क्या है 2/a0, 1 + 1 आपने वैल्यू को पुट कर दिया। सेकंड इंटीग्रेशन अगर ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई के लिए आपने इसकी वैल्यू को डायरेक्ट याद किया हुआ है 2 होती है, और डी फाई 0 से 2 पाई क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई निकल कर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू पता है 2 पाई, इसकी वैल्यू पता है 2, इसकी वैल्यू पता है ये, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाहर आपके पास एक कांस्टेंट पहले से ही था, निकल कर आपके पास आ जाएगा माइनस का e² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a0, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा 1s ऑर्बिटल के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये आपका निकल कर आ गया। इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हो। तो अभी तक आप लोगों ने हाइड्रोजन एटम के लिए क्या क्या याद किया, एक बार मैंने उसको फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने इतनी बार इसको लिख दिया हाइड्रोजन एटम को, मुझे तो याद हो ही गया। अगर आप लोग इसे बार बार पढ़ोगे तब आपको भी इसे आराम से याद हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग सारे मॉडल से पढ़ने वाले हैं, सेम इस तरीके से हम लोग सारे मॉडल की वैल्यूज़ को याद करने वाले हैं। उसके बाद परटर्बेशन भी पढ़ेंगे। तो आपने फंक्शन को याद किया, क्या था आपका फंक्शन 1/√πa0 की पावर 3/2 e⁻⁴ ये आपके पास फंक्शन था 1s ऑर्बिटल के लिए, यानी कि किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। आपको सिर्फ 1s के लिए याद करना है, बाकी के लिए याद नहीं करना। वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। फिर आप लोगों ने एवरेज वैल्यू ऑफ आर देखा, क्या था 3/2a0। r² की एवरेज वैल्यू क्या थी 3a0 का स्क्वायर। pr की एवरेज वैल्यू क्या थी 0 थी। pr² की एवरेज वैल्यू क्या थी h0 का स्क्वायर अपॉन में a0 का स्क्वायर। तो ये सब आपको पहले से ही याद है। उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी का निकाल सकते हो आप एवरेज वैल्यू ऑफ pr²/2m करके। यहाँ से आप लोगों ने क्या निकाला, h² अपॉन a0 स्क्वायर, तो था ही 2m से आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी भी आपने निकाल ली। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या निकल रहा है, माइनस का e⁻² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a0। ये आप लोग कूलम इंटरेक्शन से भी निकाल सकते हो, निकल कर आएगी। तो ये आपको आराम से याद हो भी गई होगी। फिर आप लोगों ने डेल्टा आर देखा था, डेल्टा pr देखा था, ये आपके पास निकल कर कितना आएगा √3/4 a0। आप इसकी वैल्यू को चेक कीजिएगा कि यही निकल कर आएगी, चेक करो इस वैल्यू को। जो आपके पास डेल्टा pr था उसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, ये निकल कर आई थी, तो ये क्या निकल कर आ गई आपके पास h² अपॉन में a0 निकल कर आएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को चेक कीजिए निकाल कर, क्या ये वैल्यू निकल कर आएंगी आपके पास या फिर वो वैल्यू आपके पास नहीं निकल कर आएंगी, इनको चेक कीजिए। और फिर आप लोगों ने देखा था कि जो आपका अनसर्टेनिटी था डेल्टा आर इंटू डेल्टा pr अप्रोक्सीमेटली आपका 0.86 h के बराबर था। तो ये जो चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये CSIR नेट JRF के लिए, CSIR नेट JRF के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है इसके ऊपर से। अगर हाइड्रोजन एटम के पास से क्वेश्चन आया क्वांटम केमिस्ट्री का, तो आपसे डायरेक्ट एवरेज वैल्यूज पूछेगा, डेल्टा आर इंटू डेल्टा pr पूछेगा। इसके अलावा वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपको इनकी डायरेक्ट एवरेज वैल्यूज़ को याद करना है। तो बायो वाले बच्चे जो बोलते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वालों के लिए है, तो मैथमेटिक्स वालों के लिए क्वांटम केमिस्ट्री नहीं है। मैथमेटिक्स वाले क्वांटम केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग बायो वालों के पास भी दिमाग होगा तो वो भी तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। और इन द एंड तो आपको वैल्यूज़ को याद करना है। तो बायो वालों के पास एक प्लस पॉइंट होता है कि वो लोग क्लास 12th 11th से ही चीज़ों को याद करने की जो उनकी टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, तो आराम से उनको ये वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं वीरियल थ्योरम। कैसे आप लोग इसकी हेल्प से काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हो, और बहुत आराम से कैलकुलेट कर लोगे इस थ्योरम के बाद। और इस थ्योरम को चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बाय यूजिंग एवरेज वैल्यू ऑफ के पोटेंशियल एनर्जी, और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी इसके एवरेज वैल्यू को यूज़ करिए ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और आपको शो करना है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू थी वो इक्वल टू है -1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू। जो आप लोगों ने अभी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करी है काइनेटिक एनर्जी की, ये रही आपकी काइनेटिक एनर्जी की, ये रही आपकी पोटेंशियल एनर्जी की। तो आपको प्रूव करना है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू है ये आपकी बराबर होती है 1/2 -1/2 इंटू में एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इसको आप लोग क्या बोलते हो, वीरियल थ्योरम बोलते हो। इसको आपको प्रूव करना है। अगर आपने प्रूव कर लिया तो इसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वीरियल थ्योरम की ये है कि ये सिर्फ 1s ऑर्बिटल के लिए नहीं, ये हर एक ऑर्बिटल के लिए कोरस्पॉन्डिंग आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। चाहे आपका ऑर्बिटल 1s हो, चाहे आपका ऑर्बिटल 2s हो, चाहे आपका ऑर्बिटल क्या हो 2p हो, 3s हो, 3p हो, किसी भी ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग, चाहे वो हाइड्रोजन एटम हो या फिर हाइड्रोजीनिक एटम हो, यानी कि सिंगली ऑक्यूपाइड एटम हो। अगर आपके पास कोई सिंगली ऑक्यूपाइड
एटम है तो आप लोग वहाँ पर विलियम थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। विलियम थ्योरम को प्रूव हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल की हेल्प से हम लोग विलियम थ्योरम को प्रूव करेंगे। उसके बाद एक स्टेटमेंट बोल देंगे कि वो आपकी वैलिड होती है हर एक ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग। तो आप हर एक ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो, हर एक ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप लोग इन एवरेज वैल्यूज को याद करते हो तो ये तो सिर्फ 1s ऑर्बिटल कोरस्पॉन्डिंग है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 2s ऑर्बिटल कोरस्पॉन्डिंग लिथियम जो आपका लिथियम होता है, लिथियम 2+ के कोरस्पॉन्डिंग, मान लीजिए आपके पास कोई एटम है लिथियम 2+, उसके 2s ऑर्बिटल कोरस्पॉन्डिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो कैसे निकालोगे? वहां पर आपको फिर से उसका ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, वेव फंक्शन लगाना पड़ेगा, वो सब चीज़ लगानी पड़ेगी। तो क्या वो आप करते रहोगे एग्जाम के अंदर? वो सब तो नहीं कर पाओगे। तो वहां पर काम आने वाली है वीरियल थ्योरम। तो देखते हैं कैसे वो आपकी वीरियल थ्योरम जो है वो काम आती है। वीरियल थ्योरम क्या करती है? रिलेट एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ SHO एंड हाइड्रोजेनिक एटम। आपके पास कुल मिलाकर 4 मॉडल थे। पार्टिकल इन बॉक्स था, आपके पास SHO था, आपके पास रिजिड रोटर था और आपके पास क्या था? आपके पास हाइड्रोजन एटम था। तो ये 4 आपके पास मॉडल थे। इन चारों मॉडल्स के अंदर कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो वीरियल थ्योरम है वो सिर्फ SHO के लिए है और आपकी हाइड्रोजन एटम के लिए है। ये क्यों है? क्योंकि आपका पार्टिकल इन बॉक्स से कोरस्पॉन्डिंग और आपका रिजिड रोटर कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? 0 ही होती है। वो क्या होती है? 0 होती है। 0 क्यों होती है वो हम बात करेंगे जब हम लोग उन मॉडल्स को पढ़ेंगे, लेकिन आपकी क्या होती है? वो 0 होती है। तो अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी ही 0 होती है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या निकालोगे? जितनी भी आपकी एनर्जी होती है पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर और रिजिड रोटर के अंदर वो सारी की सारी आपकी एज ए काइनेटिक एनर्जी ही स्टोर होती है। तो वहां पर कोई रिलेशन नहीं बनता काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। वो 0 क्यों होती है उसकी बात करेंगे जब हम लोग पार्टिकल इन बॉक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और रिजिड रोटर को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन एटम को पढ़ रहे हैं। अब वीरियल थ्योरम आपके पास क्या है? जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है एवरेज वैल्यू वो क्या होती है? -1/2 इंटू में पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू होती है। ये आपकी हाइड्रोजन एटम के लिए है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं SHO के लिए, तो SHO के लिए आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। और आपको थोड़ा बहुत SHO याद हो जो आप लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर पढ़ा था, आपने वहां पर देखा था कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपकी हाफ के x² है, बराबर अभी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। हर एक पॉइंट के ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी और आपकी काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, हाफ के x² के बराबर होती है। टोटल क्या होती है? kx² होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन SHO को पढ़ते वक्त हम लोग ये चीज़ें दोबारा पढ़ेंगे। तो आप लोगों को बस ये देखना है कि वीरियल थ्योरम, वीरियल किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। वीरियल का मतलब क्या है? फोर्स। वीरियल का मतलब क्या है? फोर्स। ये किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? फोर्स इसका मतलब होता है। तो SHO के लिए आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हाइड्रोजन एटम की कोरस्पॉन्डिंग आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर टू -1/2 इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के लिए आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो और किसी भी ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम के आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही नहीं, हाइड्रोजनिक एटम कोई भी आपके पास हो, चाहे वो आपके पास हाइड्रोजन हो, हीलियम प्लस हो, लिथियम 2+ हो, ये सभी के लिए आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं। मान लीजिए सबसे पहले अज्यूम कीजिए कि आप लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, आप लोगों ने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। हम थोड़ी देर के अंदर इसको प्रूव भी करने वाले हैं, लेकिन पहले मान लीजिए कि आपने इसको प्रूव कर दिया। आपने प्रूव कर दिया कि जो आपका k है वो -1/2 इंटू v के बराबर है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि जो आपका v है वो क्या है? -2k के बराबर है। आप कहते हो कि जो आपकी टोटल एनर्जी है वो एज ए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो टोटल एनर्जी आपकी क्या हो गई? k + v हो गई। तो आप यहाँ पर k को क्या, v को क्या पुट कर सकते हो? -k पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास इसको पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा? यहाँ से निकल कर आ जाएगा जो आपका e है वो क्या हो गया? -k के बराबर हो गया। तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो, आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो। आप k की जगह -1/2 भी पुट करोगे तो 1/2v इंटू में ये e = आपके पास निकल कर आएगा 1/2v। यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका v है वो क्या है? 2e के बराबर है। v आपका 2e के बराबर है, v आपका -2k के बराबर है, जो आपका e है वो आपका किसके बराबर है? -k के बराबर है। ये तीनों चीज़ें आप बोल सकते हो वीरियल थ्योरम के अंदर। मैं दोबारा यहाँ पर साफ साफ लिख सकता हूँ क्या क्या आप बोल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -1/2v, ये आप बोल सकते हो। आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस का e, ये आप बोल सकते हो। आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2e। मैंने कैसे बोला? आप यहाँ से देखिए कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो -1/2 इंटू v है। 2 को आप इधर ले जाइए, क्या बोल सकते हो? v = क्या? -2k। v = क्या? -2k। फिर आप कह रहे थे कि जो आपकी टोटल एनर्जी है वो k + v होती है। k क्या है आपका? -1/2v। वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। -1/2v + v क्या हो गया? +1/2v। तो यहाँ से आप बोल सकते हो v आपके पास क्या है? 2e के बराबर है। v आपका 2e के बराबर भी
है, v आपका -2k के बराबर भी है। यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका E है वो -k के बराबर है, या फिर आपका k है वो -e के बराबर है। इन सब चीज़ों को आप लोग बोल सकते हो सिर्फ इस इक्वेशन को याद करके। तो आप वीरियल थ्योरम को किसी भी फॉर्म के अंदर याद कर सकते हो। जो आपका k होता है -1/2v के बराबर होता है, जो आपका k होता है वो -ke के बराबर भी होता है, और जो आपका v होता है वो 2e के बराबर भी होता है। अब जो आपका काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ k के साथ या t के साथ भी। जनरली बहुत सारी बुक्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी को t के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी आपका यहाँ पर v है, टोटल एनर्जी आपके पास क्या है, E है। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता है। तो ये आपके पास होती है वीरियल थ्योरम। अब जल्दी से इसको प्रूव कर लेते हैं, क्या इसका प्रूफ है, तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। एज फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपको पता है कि जो आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी थी ये आपके पास थी h²/a02 इंटू में 2m। आपको पता है कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ Pr था वो आपके पास था h²/a02। उसके आपको पता है कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी था वो क्या था, Pr का स्क्वायर की एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या, 2m। वैल्यू को पुट कर दीजिए h²/a02 इंटू में 2m। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू है। पोटेंशियल एनर्जी एवरेज वैल्यू को आपने अभी निकाला था, किसका यूज़ करके, एवरेज वैल्यू इक्वेशन, एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट को यूज करके, साई स्टार v का ऑपरेटर साई डी टाउ का यूज करके आप लोगों ने एवरेज वैल्यू निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी की, जो आपकी निकल कर आई थी -e² में 4πε0a0। ये आपके पास निकल कर आई थी एवरेज वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे और इसको प्रूव कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पर यहाँ पर आपका जो है वो a0 का स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास क्या है, a0 है। अगर मुझे इसको सही करना है तो मुझे यहाँ पर भी a0 को लाना पड़ेगा। तो मैंने a0 स्क्वायर को क्या लिख दिया, a0 इंटू में 1/a0 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब a0 आपके पास क्या है, बोर रेडियस है, क्या होता है 0.529 एम्स्टोन होता है, और साथ ही साथ वेरिएबल्स के टर्म में ये आपका होता है 4πε0 h²/me² के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस a0 की जगह इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। m से आपका m कट जाएगा, h² से आपका h² कट जाएगा, e² जो नीचे था कहाँ हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास आ गया e² 8πε0a0। 8 को मैंने क्या लिख दिया, 1/2 इंटू में 4 लिख दिया 8 को। अब ये वाली जो आपकी टर्म थी ये आपकी किसके बराबर है, ये आपके बराबर है -v के बराबर। तो मैंने इसी के -v लगा दिया, तो आपका k इस बराबर निकल कर आ गया -1/2 इंटू v। तो बहुत सिंपल तरीके से प्रूव हो गई। अब थ्योरम को यूज कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक बार देख लेते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास नेट के अंदर भी और गेट के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं वीरियल थ्योरम से। लेकिन अभी के लिए देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और कैसे आपको उनको अप्रोच करना है। एक नोट मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, वीरियल थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन ईच ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजेनिक स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, बोरॉन 4+, कार्बन 5+। इन सभी एटम के लिए, यानी कि कोई भी अगर आपके पास एटम होगा जो सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होगा तो उसके लिए आप लोग वीरियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है ईच ऑर्बिटल, यानी कि आप लोग 1s के लिए भी कर सकते हो, 2s के लिए भी कर सकते हो, 2p के लिए भी कर सकते हो, 3s के लिए भी कर सकते हो, 3p के लिए भी कर सकते हो, 3d के लिए भी कर सकते हो, या फिर किसी भी ऑर्बिटल के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो वीरियल थ्योरम को, बशर्ते जो आपका एटम हो उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक चीज़ जो आप लोग अभी तक बोलते हुए आए थे उसके बाद पढ़ लेंगे। पहले देखते हैं कि आपका जो 1s ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन एटम का, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने एनर्जी के एक्सप्रेशन को याद किया, टेबल से भी आपने याद किया था और क्लास 12 से आप लोग पढ़ते हुए भी आ रहे हो। -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इसकी यूनिट होती है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने याद किया था। मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हो, आप 1s ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो, तो Z क्या हो गया, 1 हो गया, N क्या हो गया, 1 हो गया। इनकी वैल्यू को पुट कीजिए, आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, 13.6 इंटू में 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर इंटू में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी हो गई टोटल एनर्जी। अब वीरियल थ्योरम की हेल्प से आप बता सकते हो कि एनर्जी के अंदर से कितना पार्ट आपका काइनेटिक एनर्जी का है, कितना पार्ट आपका पोटेंशियल एनर्जी का है। कैसे निकालोगे, आपको पता है कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, माइनस का ई टोटल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस इंटू में माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या हो गई प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर एक कॉमन सेंस वाली बात ये भी है कि टोटल एनर्जी आपके पास क्या है, नेगेटिव है, लेकिन आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है
वो पॉजिटिव होनी ही चाहिए। पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जनरली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है, पॉजिटिव होगी। ये क्या है, मास है, तो मास भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, v का स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो आपके पास पॉजिटिव आनी ही चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा बराबर होती है माइनस का ई टोटल, और ई टोटल खुद से नेगेटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप क्या निकल कर आएगी, पॉजिटिव ही निकल कर आएगी, जो कि आने भी चाहिए थी। तो इस तरीके से आपने निकाला काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। फिर निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो वो आपकी बराबर होती है 2 × में ई के, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 13.6, कितना हो गया, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको और इसको ऐड करोगे तो निकल कर आगे आपके पास क्या आएगा, आपका माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही निकल कर आएगा। ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी ऑर्बिटल के लिए। मान लीजिए आपके पास क्या है, 2s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का, तो इस केस के अंदर क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला तो वही रहेगा, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2s का मतलब क्या, आपकी जो n की वैल्यू है वो क्या हो गई, 2 हो गई। Z आपका क्या रहेगा, 1, क्योंकि बात किसी कर रहे हो, हाइड्रोजन एटम ही कर रहे हो, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। वैल्यू उसको पुट कीजिए, -13.6 × 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो निकल कर आपके पास क्या आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास निकल कर आ गया। अब इस -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितनी तो काइनेटिक एनर्जी है, कितनी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ विलियर थ्योरम, क्योंकि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर होती है माइनस ऑफ ई के प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके निकल कर आएगा काइनेटिक एनर्जी, और वी निकल कर आएगा 2 × में ई × में 2 × में माइनस का 3.4 इक्वल टू क्या, माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका के भी निकल गया, आपका वी भी निकल गया, आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको याद था, आपने एवरेज वैल्यू ऑफ आर को याद कर लिया, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर को याद कर लिया, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर को याद कर लिया, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर को याद कर लिया। तो बेसिकली आपने सारे ऑब्जर्वेबल्स हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग तो एटलीस्ट आपने याद कर लिए, और ये सारे आपको याद होने चाहिए अगर आप लोग नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अनसर्टेनिटी वाला भी आपको याद होना चाहिए, आपको डेल्टा आर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, डेल्टा पी आर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। बट इनकेस अगर आप उनकी वैल्यू को याद नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले को यूज़ करो, 1 सेकंड के अंदर आप लोग उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। और डेल्टा आर इंटू डेल्टा पी आर की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये वैल्यूज जो है वो आपको हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग बेसिकली आपको याद होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे हाइड्रोजन एटम स्पीसीज के लिए, तो E इज सोलली डिपेंडेंट ऑन N इन केस ऑफ हाइड्रोजेनिक स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी कि मतलब क्या, जो आपका माइनस का 13.6 है, Z² अपॉन में N² है। ये आप मान लीजिए कि आपके पास जो एटम है वो कैसा है, हाइड्रोजन एटम है, तो Z क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। मान कीजिए Z क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि आपका 2s ऑर्बिटल क्या है, आपका 2p ऑर्बिटल क्या है। अगर आप इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी को निकालोगे तो N की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है, N की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है, तो n की वैल्यू आप यहाँ पर फॉर्मूले क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी E सेम आएगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग भी E क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका E है वो क्या आएगा, सेम आएगा। यानी कि सिंगली ऑक्यूपाइड एटम्स के लिए जो आपकी एनर्जी होती है ऑर्बिटल्स की, वो 2s ऑर्बिटल की और 2p ऑर्बिटल क्या होती है, लगभग सेम होती है। सेम वे के अंदर आपकी जो 3s ऑर्बिटल है, जो आपका 3p ऑर्बिटल, जो आपका 3d ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जीज भी क्या आएगी, सेम आएगी। अब अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम ना होकर कोई और एटम हो, मान लीजिए आपके पास हीलियम प्लस एटम हो, अगर आपके पास हीलियम प्लस एटम हो तो इसलिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो क्या पुट करोगे आप लोग फॉर्मूले के अंदर, -13.6 इंटू में 2 का स्क्वायर अपॉन में क्या, n का स्क्वायर। तो एक बार आप 3p के लिए पुट करिए तो भी आप n क्या पुट करोगे आप लोग, 3s के लिए भी 3 पुट करोगे n, 3p के लिए भी 3 पुट करोगे और 3d के लिए भी क्या पुट करोगे, n आप 3 ही पुट करोगे। तो एनर्जी तीनों कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगी आपके पास, सेम आएगी। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि सिंगली ऑक्यूपाइड एटम के लिए जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं, 1s का सबसे नीचे होगा, 2s और 2p का साथ साथ होगा, 3s 3p 3d का साथ साथ होगा, 4s 4p 4d 4f का साथ साथ होगा। लेकिन अगर बात करता हूँ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो उसके लिए आप क्या पढ़ते हो, ऑफ बॉय प्रिंसिपल तो आप लोग पढ़ रहे थे, ये भी आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा था, जहाँ पर आप लोग कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाते थे, 3s 3p 3d, और आप लोग यहाँ पे ऐसे एरो बनाते थे किस तरीके से आपकी फीलिंग होने वाली ऑर्बिटल्स की, तो ऐसे आप लोग एरो काटते थे। तो वो ऑफ बॉय प्रिंसिपल भी आपका यहाँ पर ही प्रूव होता है क्वांटम केमिस्ट्री के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो आपका एनर्जी होता है वो आपके सिर्फ एन के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो कई चीज़ों के ऊपर और डिपेंड होता है, और वहीं से आपका ऑफ बॉय प्रिंसिपल प्रूव हुआ था, जो आप लोग कहते हैं कि 1s के ऑर्बिटल सबसे कम एनर्जी है, फिर 2s का, फिर 2p का, फिर 3s का, फिर 3p का, और फिर 4s का आता है, फिर 3d का आता है। तो ये सब चीज़ें भी आपकी यहीं से ही प्रूव होती है, इसको भी प्रूव करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आगे जाकर। लेकिन आपका जो सिंगली ऑक्यूपाइड है उसके लिए आपका जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, और ये आपका प्रूव भी हो रहा है एनर्जी के एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन बोल देता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन
2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम प्लस एटम। तो आप लोग बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको क्या गिवन है, लिथियम 2 प्लस एटम गिवन है। इसका मतलब क्या, सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन गिवन है। पहली बात तो अगर सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन गिवन है तो आप लोग वीरल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग इजीली वहाँ से निकाल लेंगे। एनर्जी एक्सप्रेशन तो आपको पता है क्या, -13.6 Z² Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी आपको पता है। तो टोटल एनर्जी आप लोग निकाल लोगे। टोटल एनर्जी में अंदर आपका काइनेटिक एनर्जी कितना कंट्रीब्यूशन है वो आप लोग निकाल लोगे, पोटेंशियल कितना कंट्रीब्यूशन है वो आप लोग निकाल लोगे। निकाल कर मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। सबसे पहले क्या देखोगे कि ये हाइड्रोजनिक स्पीशीज है। उसके बाद आपने ई के लिए यूज़ किया -13.6 Z²/m²। Z की वैल्यू क्या पुट करोगे, लिथियम का क्या होता है, एटम नंबर 3 होता है। एन क्या यहाँ पर 2s ऑर्बिटल है तो एन क्या हो गया, 2 हो गया। वैल्यू को पुट कीजिए, ये आपका निकल कर आगे क्या, ई टोटल। मैंने आगे कैलकुलेशन नहीं की हुई है, मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x निकल कर आएगी। तो अगर इसकी वैल्यू x निकल कर आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 2 × e यानी कि क्या हो जाएगा, 2 × x हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, माइनस का यानी कि माइनस का x हो जाएगा। इन दोनों अगर आप ऐड करोगे तो क्या निकल कर आएगा, 2x प्लस माइनस का x करोगे तो क्या निकल कर आएगा, x ही निकल कर आएगा, जो कि निकलना भी चाहिए क्योंकि टोटल एनर्जी होती है आपके पास k प्लस का v। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं नेट के अंदर। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपसे नेट के अंदर पूछे गए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दे देता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ हीलियम प्लस, तो इसको भी आप लोग निकाल लोगे। डिफरेंस क्या है, हीलियम प्लस आपके पास एटम है तो कैसा है, ये सिंगली ऑक्यूपाइड ही है। अगर ये सिंगली ऑक्यूपाइड ही है तो वीरल थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है। वीरल थ्योरम क्या है, V = 2e होता है, K = माइनस का e होता है। E क्या होएगा आपके पास -13.6 Z²/n² होएगा। Z क्या होगा इस केस के अंदर आपके पास 2 हो जाएगा। N क्या हो जाएगा आपके पास, 2s पूछा गया तो N भी आपके पास 2 हो जाएगा। वैल्यूज़ को पुट कीजिए और आप लोग यहाँ पर भी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो अभी तक आप लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। आज की क्लास के अंदर सिर्फ आपने वीरल थ्योरम पढ़ा है जो कि बहुत सिंपल सा था। V = 2e था, K = -e था, K + V = e था। तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ अभी तक नहीं पढ़ी। तो अभी तक आपको क्या क्या याद करना है, जो पेज यहाँ पर जो आपका लास्ट पेज है नोट्स के अंदर, नीचे से आप नोट्स ले सकते हो। जो आपका लास्ट पेज है वो आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए और इस पेज के अंदर एक एक वर्ड को हमने समझा है। हमने ऐसे ही इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख दिया, हमने एक एक चीज़ को यहाँ पर समझा है। अभी तक हम लोग बॉक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो कि 0 से l लेंथ का था उसके कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने एक वेव फंक्शन को याद किया था, √2/l sin nπx/l। ये वेव फंक्शन कैसे आता है इसको भी प्रूफ करेंगे आगे की क्लासेस के अंदर। अभी मैंने आपको याद कराया है ये वेव फंक्शन कैसे आता है, इसको भी प्रूफ करेंगे आगे जाके, टेंशन वाली बात नहीं है। अभी बस मैं आपको याद करा रहा हूँ। तो आपका ये वेव फंक्शन था, ये आपका क्या था, हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन था। ये उसकी लिमिट्स आपने ली थी 0 से l लेंथ के लिए, इसकी लिमिट्स भी आपने समझी थी। r कहाँ से वेरी करेगा, 0 से इन्फिनिट, थीटा 0 से पाई, फाई 0 से 2π, इसको भी आपने समझ लिया था। हाई बॉक्स के कोरस्पॉन्डिंग आपने एवरेज वैल्यू ऑफ x निकाला था l/2, एवरेज वैल्यू ऑफ x निकाला था l²/3 माइनस का l²/2 n²π²। फिर आपने px देखा था 0 आया था, px² देखा था n² h²/4l² आया था। यहाँ से आप लोग काइनेटिक एनर्जी को भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, px²/2m करके, px²/2m करके क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा n²h²/8 ml²। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा। और अब आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास निकल कर आ गया। बॉक्स की कोरस्पॉन्डिंग आपकी पोटेंशियल एनर्जी अपने आप क्या होती है, 0 होती है। आप काइनेटिक टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो सारे की सारी चीज़ आप लोग बॉक्स के लिए ऑलरेडी याद कर चुके हो और अभी तक हम लोगों ने बॉक्स पढ़ा ही नहीं है। तो बॉक्स हम लोग जब पढ़ेंगे तब भी इन चीज़ों को दोबारा देखने वाले हैं और तब भी आपको ये चीज़ें तब तक आपको वैसे भी याद हो जाएंगी। तो आप लोगों ने बॉक्स के लिए डिस्टेंस देख लिया, डिस्टेंस का स्क्वायर देख लिया, मोमेंटम देख लिया, मोमेंटम का स्क्वायर देख लिया, काइनेटिक एनर्जी देख ली, पोटेंशियल एनर्जी देख ली, आपने टोटल एनर्जी देख ली। ये 0 क्यों होती है उसकी बात करेंगे, ये फंक्शन आपके पास ऐसा क्यों आया इसकी भी बात करेंगे, सारी चीज़ें प्रूव करेंगे, टेंशन मत लेना। अब हम लोगों ने फिर हाइड्रोजन एटम को पढ़ा। हाइड्रोजन एटम को पढ़ते वक्त हम लोगों ने एवरेज, हमने पहले तो ψ1s को याद किया, ये ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है, हमने इसको याद किया। उसके बाद एवरेज वैल्यू ऑफ r को देखा, एवरेज वैल्यू r² देखा, एवरेज वैल्यू pr देखा, एवरेज वैल्यू ऑफ pr² देखा। इसकी हेल्प से आप लोग एवरेज वैल्यू ऑफ k को निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एवरेज वैल्यू ऑफ pr² / 2m। वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एवरेज वैल्यू ऑफ v को आपने निकाल के देखा था। अभी ऑपरेटर की हेल्प से क्या निकल रहा था, माइनस का e² 4πε0 a0। ये आपका निकल रहा था पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये भी आप लोगों ने याद कर चुके हो। उसके बाद आप लोगों ने अनसर्टेनिटी याद किया। ये मैंने किसके लिए लिखा हुआ है, बॉक्स के लिए। डेल्टा x × डेल्टा px आपका लगभग आया था 0.57 h कट।
डेल्टा आर इंटू पी आर ये मैंने लिखा हुआ है किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। इसी कोरस्पॉन्डिंग आपका डेल्टा आर इंटू डेल्टा पी आर क्या था, अप्रोक्सीमेटली 0.86 एच का। डिस्को देखिए कैसे निकल कर आया था, इनकी वैल्यू को निकाल कर देखिए। आपका डेल्टा आर था √3/4 ए नोट, आपका डेल्टा पी आर था h/m0। इनकी वैल्यूज कैसे निकल कर आई थी वो आप देखिए, आपके पास फॉर्मूला है कि कैसे आप लोग अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करते हो। उसके बाद आप लोगों ने वीरियल थ्योरम पढ़ा। वीरियल थ्योरम के अंदर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा। के आपका होता है -e के बराबर, वी आपका होता है 2e के बराबर, ई आपका होता है k+v के बराबर। तो ये नॉर्मल चीज़ें थी, आप लोगों को सारी वैल्यू याद भी हो गई, कैसे कैसे निकली आपको वो भी याद हो गई। बाकी जो आपका हाइड्रोजन एटम था उसके कोरस्पॉन्डिंग ये आपकी काइनेटिक एनर्जी रही। कैसे निकाली है मैंने, h²/a0² आपका क्या होता है, ये आपका पी आर का स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय मैंने इसको कैसे कर दिया 2m से मैंने इसको नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका निकल रहा है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ये आपकी निकल रही है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अगर आपके पास कोई भी हाइड्रोजनिक स्पीसीज अगर आपको गिवन होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप लोग टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, -13.6 Z²/n²। इस पेज के अंदर आप लोग एक फॉर्मूले को और लिख लेना, E क्या होता है -13.6 Z²/n²। इस फॉर्मूले को भी आप लोग याद कर लेना। यूनिट क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको भी याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये याद है तो आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट कोरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत हेल्पफुल हैं, सबको हमने अच्छे से प्रूव किया है। अगर आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक बटन को नहीं दबाया है, प्लीज़ वो लोग लाइक को दबा दीजिए, क्योंकि आपको ये क्लास अगर समझ में आई तो प्लीज़ आप लाइक को दबाइए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो कि सर आप मुझे ये वाली बात समझ नहीं आई, मैं आपको वो चीज़ दोबारा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बट अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, कोई ना कोई कमेंट ज़रूर छोड़कर जाइए। हमारे पास सिर्फ कमेंट्स ही हैं और लाइक्स ही हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक वीडियोस पहुंच सके, हर बच्चा तैयारी कर सके जब वो नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग नहीं पढ़ सकते हर जगह फ़ीस देकर। तो हर बच्चे तक हमें इस चैनल को पहुंचाएं, जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर डालूँ या फिर कोई भी अपडेट डालूँ कोरस्पॉन्डिंग तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि कोई नई अपडेट आई है चैनल के ऊपर, आप लोग चैनल तक पहुंच जाए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।